कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम आपको विलयन चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, ऐसे आंकिक प्रश्नों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और जैसा कि आपको मैंने इसके पहले विलयन की शांता ज्ञात करने के तरीके बताया चुका हूँ, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। लेकिन एक प्रकार की शांतता से दूसरे प्रकार की शांता को कैसे हम ज्ञात करेंगे, इससे संबंधित ये आंकिक प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, एक सल्फ्यूरिक एसिड विलयन की मोललता ज्ञात करो जिसमें जल का मोल प्रभाव 0.85 है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जल का मोल प्रभाव दिया गया है और विलयन की मोललता, सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता पूछी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विलेय और विलायक के मोल प्रभाव का योग सदैव एक होता है। यानी उनमें से विलेय या विलायक में से किसी एक के का मोल प्रभाव मालूम है तो दूसरे को एक में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो दूसरे का मोल प्रभाव ज्ञात हो जाता है। यहाँ चूंकि इसमें जल का मोल प्रभाव दिया गया है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव हो जाएगा 1 माइनस 0.85, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि विलेय या विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से भाग देकर के हम निकालते हैं। तो जल का मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा H2O बराबर जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस H2SO4 के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या यानी जल उसमें उपस्थित जल के मोलों की संख्या बटे विलयन के में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से भाग देने पर जल का मोल प्रभाव ज्ञात हो जाएगा। और ये वैल्यू दी गई है 0.185। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह से H2SO4 का मोल प्रभाव हो जाएगा H2SO4 के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस H2SO4 के मोलों की संख्या, और इसकी वैल्यू 0.15 आपने माइनस करके देख लिया है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे तो ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा यानी H2SO4 यानी H2SO4 के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या इक्वल टू आ जाएगा 0.15 बटे 0.85। यानी इसमें से ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें भाग होगा, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और H2SO4 बटे यानी H2O ये आ जाएगा। यदि H2SO4 को 1000 ग्राम जल में घोला गया, अगर ये हम सपोज करें कि 1000 ग्राम जल में जल को H2SO4 को घोला गया है तो यानी H2SO4 बटे यहाँ जल के मोलों की संख्या आ जाएगी 1000, क्योंकि इसका 1000 ग्राम जल में घोला गया है, इसका है तो 1000 बटे 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 इसका अनुभार होता है जल का। यानी भार बटे अनुभार से मोलों की संख्या आ जाती है, इक्वल टू आ जाएगा इतना। हम इसको पक्षांतर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी H2SO4 इक्वल टू आ जाएगा 0.15 गुणे 1000 बटे 0.85 गुणे 18। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9.98 मोल प्रति किलोग्राम। यानी उस विलयन का जल का मोल प्रभाव ज्ञात हो गया। यानी उसमें उस इस विलयन में इसकी मोललता ज्ञात करना था, यानी सल्फ्यूरिक एसिड विलयन की मोललता ज्ञात करना था, तो इसकी मोललता आ जाएगी H2SO4 की विलयन की मोललता आ जाएगी 9.98 मोल प्रति किलोग्राम। तो इस तरह से हम मोल प्रभाव की सहायता से उस विलयन की हम मोललता ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रश्न आपके परीक्षा में आया था, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है, जल में यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं 6% का मतलब है 100 में 6, यानी 100 ग्राम अगर विलयन है तो 6 ग्राम उसमें विलेय है। तो विलायक की मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। विलयन की मात्रा में से विलेय की मात्रा को माइनस कर देंगे तो जल यानी विलायक की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन हो जाएगा यूरिया की मात्रा बराबर 6 ग्राम, H2O जो कि विलायक है इसकी मात्रा हो जाएगी 100 ऋण 6 यानी 94 ग्राम। H2O का अनुभार निकालते हैं तो 18 आ जाता है, और यूरिया NH2CO NH2 का अनुभार निकालेंगे, उसके परमाणु भारों का योग करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, भार में अनुभार से भाग देकर।
इसका भार 6 ग्राम है, अणुभार 60 है, तो 1/10 यानी 0.1 मोल आ गया। इसी तरह से जल के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी मात्रा 94 ग्राम है, अणुभार इसका 18, इसमें भाग देंगे तो 5.22 मोल आ जाएगा। अब इसके मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या चूंकि ज्ञात हो चुकी है, इसलिए हम दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। यूरिया का मोल प्रभाज हो जाएगा यूरिया के मोलों की संख्या बटे बिलियन प्रसिद्ध कुल मोलों की संख्या, यानी यूरिया का मोल प्रभाज x1 इक्वल टू आ जाएगा N/N प्लस कैपिटल N। स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। ये वैल्यू मालूम हुआ है, कैलकुलेट किए हैं 0.1 बटे 0.1 धन 5.22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.1 बटे 5.32। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0188, यानी यूरिया का मोल प्रभाज आ गया 0.0188। जैसा कि आप जानते हैं कि विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। एक में से अगर विलेय के मोल प्रभाज को घटा देंगे तो विलायक का मोल प्रभाज यानी जल का मोल प्रभाज आ जाएगा, यानी जल का मोल प्रभाज x2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.0188 आ जाएगा 0.9812। इस प्रकार से विलेय और विलायक यानी यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाता है। ये 2016 और 2017 के बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल आया था, इसको बताना अनिवार्य जरूरी था। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हो तो मोललता, विलयन की मोललता ज्ञात करो। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में, या अगर ग्राम में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ प्रश्न में दिया गया है यहाँ मोललता ज्ञात करना है, इसलिए मोललता बराबर 1000 गुणे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अब चूंकि मात्रा ग्राम में है इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000 गुणे 1/10 बटे 100 ये वैल्यू दी गई है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 m, इसकी मोललता 1 मोल को 1 मोल प्रति किलोग्राम हो गया, 1 मोल प्रति किलोग्राम हो गया। तो इस तरह से हम मोललता ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से यूपी बोर्ड की परीक्षा में नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, पीपीएम और फॉर्मलता से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको हल करना चाहिए और आपको किताब में ढेर सारे प्रश्नों का संग्रह है, उन प्रश्नों को हल करना चाहिए। आज इस बेस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हों उसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने से आपका अभ्यास बनेगा और इसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, शेष आगे की वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।